बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 टी ब्लॉक एलिमेंट। इसके पहले वाला चैप्टर देखेंगे, आपके सिलेबस से हट गया है कोविड-19 के कारण। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें देखेंगे वर्ग नंबर, यहाँ पर देखेंगे 15, 16, 17 और यहाँ पर वर्ग नंबर 18। ये चार वर्ग हम लोग को चार वर्गों के बारे में स्टडी करना है। अभी हम समझेंगे वर्ग क्या होता है। इसको यहाँ पर अभी इसको साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में जान जाएंगे खुद ही से। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि यहाँ पर आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी का कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आवर्त सारणी में क्या होता है। यहाँ पर कुछ लाइन देखेंगे इधर से इधर की तरफ, यहाँ पर ये यहाँ पर डिवाइड किया रहता है, यानी कि जिसको हम क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर उस कॉलम यहाँ पर ये इस लाइन में इस तरफ में, जिस तरफ हम एरो बना रहे हैं, इस तरफ में यहाँ पर कुछ लाइन रहता है जिसको क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं। क्षैतिज पंक्ति। तो उस क्षैतिज पंक्ति में क्षैतिज पंक्ति देखेंगे जो बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि जिस तरफ हम एरो बनाए हैं उसको हम क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं। तो क्षैतिज पंक्ति में देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड के नाम से। पीरियड के नाम से जानते हैं कि यहाँ इस पीरियड में यानी कि इसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक देखेंगे 7, यानी कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो जो बाएं से दाएं आपका जाता है। और देखेंगे एक ऊपर से, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर प्रदर्शित करता है। जो हम एरो बना रहे हैं, एरो से स्पष्ट हो रहा है किधर से किधर हमको जाना है। ये एरो हमको ये प्रदर्शित कर रहा है इधर से इधर जाना है, ये एरो हमको दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर बोलेंगे वर्टिकल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर ये हम इधर से बात कर रहे हैं तो ये वर्टिकल होगा, हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे ये होगा। ये देखेंगे जो ऊपर से नीचे आएगा वर्टिकल लाइन होगा जाएगा, वर्टिकल लाइन। तो यानी कि या वर्टिकल लाइन कह सकते हैं या वर्टिकल कॉलम कह सकते हैं। चलिए वर्टिकल कॉलम ही कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो इधर से इधर चला जाता है उसको जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको यहाँ पर वर्टिकल कॉलम या उसी को ऊर्ध्वाधर कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर इसकी संख्या देखेंगे तो कितना होता है। यहाँ पर इसकी संख्या कुल 18 होता है। 1 2 3 4 5 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे आपका ये 13 तक, यहाँ पर 13 तक यहाँ पर होते हैं। उसके बाद देखेंगे 14, यहाँ पर 15, 16, 17, 18, यहाँ पर 12 तक होगा। यहाँ पर देखेंगे ये 13 और ये 14, 30, यहाँ पर देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, आगे देखेंगे 12 तक जो यहाँ पर ये देखेंगे बीच में आपका एक कॉलम आएगा। तो यानी कि जो ये संख्या यहाँ पर वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रुप, जिसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग अगर से कभी भी हम चैप्टर में अगर से आपसे बात करते हैं कि आवर्त, तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए आवर्त की बात हो रही है
तीन सातों में से कोई भी एक आवर्त हो सकता है जो बाएं से दाएं की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे अगर से वर्ग की बात हो रही तो वर्ग का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये चीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर एलिमेंट लिखे गए हैं, इसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि इसमें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया था, तो फिर भी उसी को यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर हमसे हमारा मेन उद्देश्य है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद दिलाना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर देखेंगे जो पहले कोर्स में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक चीज आपको बताए थे। यहाँ पर देखेंगे इसमें सबसेल यानी कि क्या होता है, एस होता है और यहाँ पर P होता है, D होता है और यहाँ पर F होता है। तो यहाँ पर इसको समझेंगे SPDF जो लिखा गया है, तो यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे जो ये आपको ये कितनी लाइन आपको दिख रही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये आपका क्या है एस ब्लॉक। यानी कि एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक देखेंगे यानी कि यहाँ पर किसी कागज से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यदि उसका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि यस कोष में जाता है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यानी कि कह सकते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यस कोष में जाता है तो किस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो जिसमें जो एस ब्लॉक का एलिमेंट ये फर्स्ट और सेकंड ये शो करता है। और दूसरी चीज जिसमें इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अगर से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यदि वहां पर यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो यानी कि अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर P, यहाँ पर P कोष क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि अगर यहाँ पर P देखेंगे ये जो हमारा लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक ये पूरा जो है ये P ब्लॉक का एलिमेंट का है। यानी कि हमने क्या बोला यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वर्ग के एलिमेंट को यहाँ पर यस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। हमने बताया कि यस ब्लॉक के एलिमेंट कहते किसे हैं, तो यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस कोष में जाता है तो क्या कहलाता है, यस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज हमने ये बताया कि वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक के एलिमेंट को P ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। अब P ब्लॉक के एलिमेंट कहते किसे हैं, तो यानी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि P कोष में जाता है तो क्या कहलाएगा, P ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो P ब्लॉक के एलिमेंट में वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी किस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, P ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। इसको याद रखना है। तो एक चीज और याद रखना है कि P कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब आगे समझिए यहाँ पर D यानी कि सेम वही प्रोसेस है। D में यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि उसका विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन D कोष अथवा F कोष में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक का एलिमेंट और तथा यहाँ पर ये F ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो D ब्लॉक यहाँ पर देखेंगे S और P ब्लॉक के यहाँ पर ये बीच में रखा गया है D ब्लॉक। जो यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर की चीजें हैं जो D ब्लॉक के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में यहाँ पर विस्तृत रूप में आप यहाँ पर स्टडी करें ये हैं। अब यहाँ पर देखेंगे P ब्लॉक के एलिमेंट में तो यहाँ पर D में देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। यानी कि D में यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना आएगा, 10। अब इसी D ब्लॉक में देखेंगे ये इसी D ब्लॉक में ये क्या रखा गया है, F, जो इसी D ब्लॉक में रखा गया है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। इन दोनों को हम यहाँ पर नीचे दिखाए हैं जो ये 36 पंक्तियों में यहाँ पर ये व्यवस्थित किया गया है।
यानी कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। कोई भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये देखेंगे, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि इसके देखेंगे नाभिक के जस्ट बाहर ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर घूमते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं या सेल कहते हैं। अब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, कोष पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ये sp और df है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनता है। अब इसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर ये सेल है, सेल के अंदर S, यहाँ पर sp और यहाँ पर spd और यहाँ पर देखेंगे spdf, ये कोष पाए जाते हैं। अब अगर से हम इलेक्ट्रॉनिक ये देखेंगे फर्स्ट का है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। अब अगर से हम यहाँ पे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ रूल होता है, किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर पहले कोष में, यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले कोष में यहाँ पर कौन सा उपकोष है, फर्स्ट है। इसको समझिएगा, ये समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। यहाँ पर देखेंगे 1s है, तो यानी कि पहले कोष की बात कर रहा है, और दूसरे कोष में देखेंगे 2s और 2p है, यानी कि ये दूसरे कोष की, यानी कि दूसरे कोष में कौन कौन से उपकोष हैं, ये 2s और 2p। ये 2 जो है कॉमन है, जैसे 1 जो है इसके लिए, 2 जो है इसके लिए, 3 जो है इन सभी के लिए, 4 जो है इन सभी के लिए। तो ये हमारा क्या जो आगे लिखा रहता है सेल को बताता है, बाकी जो पीछे लिखा रहता है वो क्या बताता है, सब सेल को बताता है। यहाँ पर 2 में क्या हो जाएगा, 2s और 2p, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे में क्या होता है, यहाँ पर 3s 3p और यहाँ पर 3d, और चौथे में यानी कि यहाँ पर क्या है 4s 4p और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d और क्या हो जाएगा 4f। ये चीज इतना समझ में आ रहा होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसी का क्या हो जाएगा 5s और यहाँ पर 5p और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5f, ठीक है। अब यहाँ पर 6s और 7p, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 7s, यानी कि इस क्रम में आपको यहाँ पर मिलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर बात हम ये कर रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा मेन उद्देश्य ये है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करना होगा उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये जो रूल आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से हम एरो को खींच रहे हैं उस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एंट्री करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, या हम यहाँ पर कह सकते हैं n+l के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, जो यहाँ पर इस 11th के क्लास में आपको यहाँ पर जिक्र किया गया है कि n+ रूल क्या होता है। n+ रूल के अकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पर ये देखेंगे आपका यहाँ पर जो ये ऑफ का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब उसी को समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पे कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका कितना है 2 3 4 और यहाँ पर देखेंगे 5 6 7 8 और यहाँ पर कितना है 9। बाकी आगे नियॉन है, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन में एक उसका परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 1 है। अब यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन को किस में भी आएगा, यानी कि सबसे पहले जो नाभिक के पास होगा, नाभिक के पास सबसे पहला कोष कौन सा है, फर्स्ट कोष है, यानी कि फर्स्ट में कौन सा कोष है, s है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1s, एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2।
इसलिए यहाँ पर अभी एक जाने का गुंजाइश है। अब यहाँ पर हीलियम को देखेंगे, हीलियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीलियम में ये हो जाएगा कि हीलियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 यहाँ पर, क्योंकि इस s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये लिखेंगे 1s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे ही लिथियम का करेंगे तो लिथियम का ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान देंगे लिथियम में कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है, लेकिन अभी कितना होगा 2 होगा। अब यानी कि अब इसमें जो भर गया है, अब जो नेक्स्ट कोष जाएगा, यानी कि पहला कोष भर गया है, अब दूसरे कोष में जाएगा। दूसरे कोष का मतलब अब इसमें जाएगा, इसमें सबसे पहले किसमें जाएगा, एस में जाएगा, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग भरेंगे ना। यहाँ पर हमने बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, या n+l का रूल कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये 2s में, यानी कि 1s के बाद क्या आएगा 2s। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 1। तो इस प्रकार से ऐसे इसका भी गैलियम का भी करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1s2 2s, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कि ये भी भर गया। अब किसमें आएगा p में। अब इसको ग्राफ को देखिए, ये भर गया है, अब आएगा किसमें 2p। अब यानी कि जो अगला इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 में, यानी कि 1s2 2s2 और 2p1। अब p में ध्यान देना, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। अब यानी कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 तक। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो ये वही चीज 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही 1s2 2s2 2p3, और ऐसे ही 1s2 2s2 2p4। आगे जाएंगे तो 1s2 2s2 2p5। तो जैसे ही अगला नियॉन आएगा तो यहाँ पर देखेंगे 2p6। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि जो सबसे बाह्यतम कोष है, हमको सबसे बाह्यतम कोष पता कैसे चलेगा, यानी कि सबसे बाह्यतम कोष जो सबसे बड़ी संख्या होगा, यानी कि n का मान जितना सबसे अधिक होगा। यहाँ पर n का मान जितना अधिक होगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बाह्यतम कोष ये है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष ये है, इन दोनों में सबसे बाह्यतम कोष ये है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष ये है, इसमें देखेंगे सबसे बाह्यतम कोष ये है। यानी कि जितना हम सर्किल कर रहे हैं सभी क्या है बाह्यतम कोष है, ये सभी देखेंगे सभी क्या है बाह्यतम कोष है। अब सबसे बाह्यतम कोष में यानी किस कोष में जा रहा है, ये इसको हमको देखने से ये स्पष्ट हो रहा है, ये चीज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर से हम बात करें कि सबसे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये भी हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सबसे बाह्यतम कोष की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बाह्यतम कोष नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे ये बाह्यतम कोष नहीं होगा, क्योंकि बाह्यतम कोष वो होता है जिसमें सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे इसमें सबसे बाह्यतम कोष क्या हो जाए, ये दोनों जो है 2 है, यानी कि दूसरा कोष है, यानी कि ये दोनों जोड़े ये कितना 2 और 1 3। सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 3। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे 4, और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखेंगे सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब आपके माइंड में ये चीज फीड होना चाहिए कि यहाँ पर अगर से हम किसी भी एलिमेंट का अगर से हमको बताना हो उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको इसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए। चलिए एक जैसे हम कोई और एक बड़ा लेकर के समझते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का परमाणु क्रमांक 3 है, सपोज करिए किसी का परमाणु क्रमांक 3 है। अगर से हम बात करें उस तत्व के सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर करेंगे 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, यहाँ देखेंगे 2 2 4 और 6 4 10। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना है तो किस में जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2p देखिए
P भर गया किस में आएगा, S में आएगा, यानी कि 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या 2। अब यानी कि S भी भर गया। अब देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 2 12। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर ये आगे जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 18h, यानी कि आगे देखिए ये कौन सा था 3s था, ये भर गया। अब किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यानी कि 3p में। अब 3p में यहाँ पर जाएंगे 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना रखा जाएंगे 10 तो 12 6 18। अब यहाँ पर बात किया जाए, हम ये बात करें कि किसी तत्व का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 18 है, उसमें उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए, सबसे बाह्यतम कोष पहचानने में आना चाहिए। सबसे बाह्यतम कोष इसमें कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यानी कि सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है, 3s और 3p। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 8 है। हमारे यहाँ पर ये आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, हमने बोल दिया कि n+l का रूल क्या होता है, कि ये फर्स्ट ईयर में आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर n+l का रूल क्या होता है, n+l का मतलब ये है n+l का मान जिसमें सबसे कम होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरता है। और दूसरी चीज ये दोनों आपस में ये बराबर होता है, n+l का मान अगर ये बराबर होता है तो n का मान जिसमें कम होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। तो यही हमारा क्या होता है n+l का रूल। तो चाहे आप इस ट्रिक से आप यहाँ पर देखें, चाहे n+l का रूल देखें, आपका ये दोनों जो है एक ही चीज है, सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरते हैं। ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ये आ गया होगा। और भी फर्स्ट ईयर में आप बहुत से यहाँ पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए भी होंगे, इसलिए यहाँ पर और हम इसमें आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको ये सब चीज़ें पता होगा। तो अब हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यदि आपको आवश्यकता लगता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि परमाणु आकार के बारे में हमने ये चीज समझ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार करते हैं, ये हमने सीखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखा। और हमने यहाँ पर एक चीज और सीखा यहाँ पर कि यहाँ पर वर्ग किसे कहेंगे और आवर्त किसे कहेंगे। ये हमने सीखा कि आवर्त और वर्ग के बारे में। देखिए एक चीजें, एक लाइन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो अगर से यहाँ पर ये सब आपको नहीं आएगा तो आपको चैप्टर में आपको बहुत ही कठिन लगेगा। अगर से ये सब आपको समझ में आएगा तो चैप्टर आपको बहुत आसान होगा। यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर ये दोनों चीज की बात यहाँ पर कर ली है। अब तीसरी चीज की हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होता है इसको समझेंगे। परमाणु त्रिज्या क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे किसी उदासीन परमाणु या विलगित परमाणु में नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर अब ये तो समझ में नहीं आएगा ना कि सबसे बाह्यतम कोष क्या है, यानी कि हम जैसे यहाँ पर बात करें कोई यहाँ पर परमाणु है और यहाँ पर ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लेते यहाँ पर प्रोटॉन है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन यानी कि ये नाभिक, ये हमारा क्या है, ये पूरा नाभिक है। नाभिक और उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित सबसे बाह्यतम कोष, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पर
ये 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिए जाएंगे, इसका बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितने कोष बनेंगे, 2 कोष बनेंगे। हमने 2 कोष यहाँ पर बनाया है ऑलरेडी। यहाँ पर देखेंगे पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पहला कोष हो गया। दूसरे कोष में यानी कि दूसरा कोष हमारा ये है, दूसरे कोष में एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 है। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब नहीं है, हमको ये समझना है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये परमाणु के नाभिक तथा इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने ये बताया कि परमाणु के नाभिक तथा परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई, उसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब यहाँ पर उसी के आगे हम यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के बारे में हम जान चुके हैं। अब उसी के आगे हम समझते हैं परमाणु त्रिज्या के आगे देखेंगे यहाँ पर परमाणु त्रिज्या से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, परमाणु आकार क्या होता है। परमाणु आकार एक चीज देखिए यहाँ पर छूट गया है, परमाणु आकार यानी कि परमाणु, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, ये पूरा ये परमाणु आकार है, और उस यहाँ पर ये देखेंगे उसकी क्या है, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, परमाणु आकार है, यानी उसकी साइज कितनी मिली है। यानी कि यहाँ पर ये नाभिक से और ये बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के भाग को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और ये पूरे भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका कितना आकार है उसको क्या कहते हैं, परमाणु आकार बोलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज हम जानेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये क्या होता है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। यहाँ पर देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इन नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो फोर्स लगता है, यानी कि जो ये जिस कारण से ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कैसे ज्यादा होगा, कैसे कम होगा, इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अभी तो हम ये समझेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, यानी कि नाभिक द्वारा लगाया गया ये आकर्षण बल। ठीक है, किसी परमाणु में नाभिक द्वारा लगाया गया किसी बाह्यतम कोष कह सकते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसका मान कम भी हो सकता है, उसका मान क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं सरल लैंग्वेज में कि नाभिक द्वारा इसको अपनी तरफ क्या करना, खिंचाव, ये अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति जो ये होता है, वो क्या होता है, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। अब जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई एक बालक यहाँ पर खड़ा है, सपोज करिए कोई एक बालक यहाँ पर खड़ा है, अब दूसरे बालक को खींच रहा है। अब खींचने जो वहां पर खींच रहा है, डिपेंड ये करता है कि अगर से जो खींच रहा बालक वो कितना ताकतवर है, कि अपनी तरफ कितनी तेजी से खींचता है। हो सकता है वहां पर कंडीशन ये हो सकता है कि बालक वहां पर कमजोर भी हो सकता है, हो सकता है कि जो जिसको खींच रहा है उससे स्ट्रांग भी हो सकता है। यदि उससे स्ट्रांग होगा तो उस अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। यदि अपनी तरफ खींचने की बजाय क्या है, वो उसको नहीं खींच पा रहा तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, जिसको हम अभी आगे इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसके देखेंगे आंतरिक कोष। यहां पर देखेंगे आंतरिक कोष के बारे में।
यहाँ पर देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक चीज यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में और चीज जानेंगे। यहाँ पर देखिए जो नाभिक के सबसे करीब होगा, सपोज करिए यहाँ पर जो नाभिक के सबसे करीब होगा उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बाद में होगा, यहाँ पर जो सबसे बाद यानी कि यहाँ पर सबसे बाद में जो होगा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा। किसके कारण होगा, जो इसके पहले वाला कोष है अर्थात उसी को क्या कहते हैं, आंतरिक कोष कहते हैं। आंतरिक कोष के कारण जो होता है इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। अब उसी को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आंतरिक कोष क्या होता है, आंतरिक कोष यानी कि किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष के पहले का कोष, यानी कि फिर से सुनिएगा, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष हमारा ये है, सबसे बाह्यतम कोष के पहले का जितने कोष हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आंतरिक कोष कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक कोष यानी कि सबसे बाह्यतम कोष को आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम शुरुआत में बता दें यहाँ पर क्या होता है, बाह्यतम कोष कहते किसे, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे यानी कि बाह्यतम कोष के जो पहले का कोष जितने भी कोष होंगे वो सभी कोष क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोष कहलाएंगे। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेफ के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यदि आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे ये आंतरिक कोष हमने ये बताया कि जो इसके पहले वाला कोष यानी कि सबसे बाह्यतम कोष के पहले वाला कोष होगा, यानी कि इसके पहले वाले जितने सभी कोष होंगे सब आंतरिक कोष होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे बाह्यतम कोष में अधिक होगा कि उसके आंतरिक कोष में अधिक होगा। यदि हम आपसे क्वेश्चन करें तो आपका जवाब क्या होगा कि यानी कि जो सबसे नाभिक के सबसे निकटतम होगा उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर देखेंगे जिसमें यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम, यहाँ पर देखेंगे जो नाभिक से जितना अधिक दूर जाएगा उस पर देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक का अपनी तरफ खींचना। और यहाँ पर देखेंगे आंतरिक कोष क्या होता है, यानी कि सबसे बाह्यतम कोष के पहले जितने सभी कोष पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आंतरिक कोष कहते हैं। अब आगे इसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में, ये देखिए जितने भी यहाँ पर पॉइंट हम बता रहे हैं ये सभी हम बेसिक चीजें बता रहे हैं। चैप्टर अभी तो आपका पूरा कहानी जो है आगे पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का, अभी तो ये शुरुआती यहाँ पर ये शुरुआत है। तो आगे जो यहाँ पर हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। वर्ग तथा आवर्त में वर्ग तथा आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन, परमाणु आकार में परिवर्तन, ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर हमने लिखा है वर्ग तथा आवर्त में, हमने शुरुआत में ही यहाँ पर हम मिटा चुके हैं कि जो यहाँ पर हम बनाए थे उसको हम शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ये बताया था कि जो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जो बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आवर्त कहते हैं। समझने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। वर्ग तथा आवर्त में परमाणु आकार, यानी कि परमाणु आकार में क्या क्या परिवर्तन होता है। यदि हम वर्ग में चलते हैं, यदि आवर्त में चलते हैं तो परमाणु आकार क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है उसको इस टॉपिक में देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ग और आवर्त है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर पहले तो यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में यहाँ पर हमने लिया है
जो इस कॉलम की बात करते हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट पाए जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। ठीक है, ये हमारा वर्ग है। आगे इसी में आवर्त, आगे क्या है आवर्त। आवर्त में हम सिर्फ इस हम यहाँ पर हम पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पी ब्लॉक का यहाँ पर हमारा मेन जो टारगेट है, हम अपने टारगेट को नहीं भूलना है, हमको अपने टारगेट को नहीं भूलना, हमको पढ़ना क्या है। हम वैसे तो इस पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट हैं, हमको ये जानना है कि जो मेन चीज़ हमको जो पढ़ना है, जिसके बारे में जानना है, उस पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो पी ब्लॉक में यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान। चलिए नियान को हटा देते हैं, या फिलहाल नियान को भी है, नियान यहाँ पर हम हटा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सभी हमारा ये क्या है, ये आवर्त में चल रहे हैं। यदि इसकी परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, परमाणु क्रमांक यहाँ पर इसका कितना होगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना होगा 19, यहाँ पर देखेंगे 37, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 37, 57, 57, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 87। ठीक है, अब आगे देखते हैं बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यदि इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं इसके सबसे बाह्यतम कोष में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, सबसे बाह्यतम कोष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1s1 में जाएगा, और इसका सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 2s1 में जाएगा, और इसका सबसे बाह्यतम कोष में 3s1 में जाएगा। इसका सबसे बाह्यतम, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ उस बात की चर्चा कर रहे हैं जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाएगा। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 4s1, ये हो जाएगा 5s1, और यहाँ पर देखेंगे 6s1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7s1। इतनी चीज यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात ये समझते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब इसका कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो यहाँ इधर से लिखा गया। अब यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक 5 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2, 4 और 1, 5। ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर 1s2, 2s2 और 2p2। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। ऐसे इसका भी करेंगे, यहाँ पर नीचे कर दे रहे हैं 1s2, 2s2 और 2p5। इन दोनों में कुछ चीजें दिखाई दे रहा होगा जो स्पष्ट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पर ये चीज पढ़ रहे हैं, वर्ग तथा आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन, यानी कि जो परमाणु का आकार है वो वर्ग में क्या परिवर्तन हो रहा है, आवर्त में क्या परिवर्तन हो रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसको जरूर सोचिए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखेंगे हाइड्रोजन, इसका परमाणु आकार बना रहे हैं। परमाणु आकार कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पर नाभिक बनाएंगे, यहाँ पर जिसमें यहाँ पर ये थोड़ा छोटा है इसलिए इस बीच में हम प्लस बना देते हैं, जिसको हम प्रोटॉन रखा है। अब इसके बाहर यानी कि एक कोष है, यानी कि एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा है, और दूसरे में यानी कि दूसरे में देखेंगे 2 कोष है, दूसरे में 2 कोष बनाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 1 है, यानी सबसे बाह्यतम कोष हम लिखे हैं, यानी कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे में आते हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है, इसमें कुल कितने कोष हैं, यहाँ पर 3 कोष हैं, जिसमें देखेंगे इसमें हम बीच में प्लस बना दे रहे हैं, ये प्रोटॉन का। अब इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है, भरा हुआ है। अब इसमें ये देखेंगे ये पहला कोष भरा हुआ है और दूसरे कोष में भी ये भरे हुए हैं। ये सभी जो है ये 4, 5, 6, 7, 8,
अब बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा बन रहा है इसलिए स्पष्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने कोष बन रहे हैं, 4। अब यहाँ पर 4 कोष को हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ इसमें सबसे ये बीच में यहाँ पर क्या प्रोटॉन है, यानी सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5 बनेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5, 5 में यानी सबसे बाह्यतम कोष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी के बाह्यतम कोष में सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1। अब यहाँ पर देखेंगे 6 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 6 यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात को समझ में आ रहा होगा। 7th का यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7th यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7th हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पर सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं बोरान का बनाएंगे, इसके सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है, ये 2s और 2p है। अब इसमें देखेंगे यानी सबसे इसमें स्पष्ट क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट यही हो रहा है कि यहाँ पर जो ये परमाणु क्रमांक है, यानी कि इसमें कुल कितने कोष बनेंगे, 2 कोष बनेंगे। परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोष का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3, 2 कोष है, यानी कि पहले कोष में यहाँ पर ये भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक ज्यादा बन गया क्योंकि ये पहले वाले में ये भरे हुए हैं, 1s हो गया, और ये देखेंगे ये 3 हो गए जो यहाँ पर ये दिखाएगा। इसमें भी देखेंगे यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देखेंगे 2 कोष हैं, ये देखेंगे जो पहला वाला भरा हुआ है। अब इसमें देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ऐसे इसमें दिखाएंगे। इसमें भी कोषों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे 2 है। अब यहाँ पर पहले में भरा हुआ है, दूसरे वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे इसका कोष बनाएंगे, इसमें भी वही हाल है, 2 कोष है जिसमें पहला कोष भरा हुआ है, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे ऐसे इसका बनाएंगे, 2 कोष है जिसमें सबसे इनर वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 2 4 5 1 6 1 7। ये चीज इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें दोनों में स्पष्ट ये ध्यान देना है कि इसमें देखेंगे यहाँ पर ये जैसे जैसे एक कोषों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे देखेंगे परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जैसे इसे देखेंगे यहाँ से इसका मान क्या है, ये बढ़ रहा है। अगर से आप ध्यान देंगे नाभिक से और जो सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक हो रहा है। जैसे जैसे वर्ग में, कहने का मतलब हमारा जो मेन टारगेट है, कहने का मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आपके याद रहना चाहिए। माइंड में क्या बैठाना है, हमको इतना ही बैठाना है कि किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांकों की वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर ये परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो भी समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या है, घटता है। कैसे घटता है इसको अभी हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। पहले हम इसको समझिए। हमने यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश को अभी समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें आवर्त के बारे में क्या बात है, आवर्त के बारे में क्या रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए आवर्त तो यहाँ पर क्या है, ये सॉरी यहाँ पर ये कोष क्या है, सभी में देखिए 2 2 कोष है, सभी में सेम है।
जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं उसमें कोषों की संख्या समान है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जा रहा है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चल रहे हैं इसमें क्या है, कोष जो है एक ही कोष में सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि सभी जो है एक ही कोष में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें जो है यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या है, बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में एग्जांपल से समझेंगे, कैसे उसको देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर कोई एक रूम है, इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे एक मान लेते कोई रूम है, इस रूम में मान लेते हैं बच्चे पेपर दे रहे हैं। सपोज करिए, अब इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, जो हम बता रहे हैं उसको लीजिए। यहाँ पर ये मान लेते हैं कोई एक रूम है, इस रूम में बच्चे क्या है, पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जामिनर जो है यहाँ पर बैठ करके ये सबका निगरानी कर रहा है, ठीक है। अब अगर से कोई एक बालक एक्स्ट्रा कोई आता है और उस एक्स्ट्रा बालक को हम इस रूम में ना बैठा करके बल्कि हम इस रूम में बैठा देते हैं, यानी कि हमने जो यहाँ पर एक एग्जामिनर बैठा था और इस एग्जामिनर को यहाँ पर ये एक रूम में देख रहा था और एक बालक बढ़ने के साथ साथ एग्जामिनर को भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर जो बैठेगा वो इसी रूम में यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यानी कि एक बालक बढ़ा है, एक एग्जामिनर बढ़ा है, लेकिन बालक को दूसरे रूम में बैठा है, एग्जामिनर को उसी रूम में बैठा है। अब यहाँ पर देखिए एक तीसरा बालक है, उसको इस रूम में बैठा दिए। अब एक बालक बढ़ाते हैं, एग्जामिनर हम इसमें बढ़ा देते हैं, यानी कि फिर एक बालक आया, एक हम इसको रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, एग्जामिनर को क्या कर देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं। अब एक बालक यहाँ पर और आया, एक एग्जामिनर और बढ़ा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर एग्जामिनर है, अब यहाँ पर देखिए इतने एग्जामिनर सभी साथ में हैं, लेकिन सभी बच्चे अलग अलग हैं। अगर से चाहे तो चीटिंग भी कर सकते हैं। जो चीटिंग करेंगे, क्या यहाँ पर एक टीचर सभी पे ये निगरानी कर रहे हैं, कोई इस रूम में पेपर दे रहा है, कोई पिछले वाले रूम में दे रहा है, कोई अगले वाले रूम में दे रहा है, लेकिन सभी टीचर कहाँ बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो क्या वो जो पीछे वाले जैसे जैसे बच्चे पीछे रूम में जाएंगे, क्या यहाँ तक आने में यहाँ तक टीचर जो है इसका निगरानी जो है आसानी से कर सकते हैं क्या? यहाँ पर देखेंगे यानी कि बच्चे उतने ही फ्री होकर के यहाँ पर ये पेपर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज यहाँ पर समझिएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर बच्चे फ्री हो रहे हैं, बच्चे क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, यानी मतलब टीचर यहाँ पर एग्जामिनर जो है इनको देख नहीं रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर चीटिंग कर रहे हैं, यानी कि इनके प्रति आकर्षण कम है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का तात्पर्य हमारा ये है, जो ये वर्ग में है, वर्ग में कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है एक ही जगह पे बढ़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग रूम में बढ़ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे कोष में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पर रूम यहाँ पर दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पर ये जैसे इसको कक्षक मान लेते हैं, जैसे यहाँ से टीचर जो है इसको यहाँ पर इसका प्रभाव जैसे कम हो जाता है, वैसे भी इस जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेम वही चीज देखेंगे, सेम एग्जाम्पल वही है, यानी कि इस टीचर का प्रभाव जो है इस लास्ट वाले बच्चे तक क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। सपोज यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है तो ये लास्ट वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति क्या होता है, कम हो जाता है। तो सेम यही चीज यहाँ पर इसको
देखेंगे, यानी कि जो यहाँ पर इसको देखने में यहाँ पर समस्या हो रही है उसकी को यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर ये इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसको दूसरे रूम में बैठाया जा रहा है, दूसरे रूम में बैठाया जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम आगे समझते हैं। यहाँ पर सपोज करिए इसी रूम में जैसे जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, इसी को जैसे बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, अब इस यहाँ पर ये एग्जामिनर बैठे हैं, पहले यहाँ पर एक एग्जामिनर था, अब कोई अलग स्टूडेंट आया जिसको दूसरे रूम में ना बैठा करके बल्कि इसी रूम में बैठाया गया। अब एक रूम में यहाँ पर बैठा दिया गया, अब एक बालक को बैठा गया, एक एग्जामिनर को भी इसी में और जोड़ दिया गया। अब एक बालक और आया, उसको इसी रूम में बैठा दिया गया, एक एग्जामिनर को और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर एक बालक और आया, एक एग्जामिनर को और बढ़ा दिया गया, यानी कि एक बालक यहाँ पर जैसे बढ़ रहा है वैसे एग्जामिनर की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, एक ही रूम में सभी एग्जामिनर्स बढ़ रहे हैं। अब ये क्या पॉसिबल है कि सभी बच्चे चीटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर कई एग्जामिनर्स हो गए हैं, तो इसलिए सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। यानी कि सभी यहाँ इसका क्या है, सभी के आकर्षण जो है सभी बच्चों के प्रति ज्यादा है। तो वही चीज इसमें क्या है, ये आवर्त में, आवर्त में कहने का मतलब यहाँ पर ये एक ही रूम में सभी बच्चे को बैठाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यानी कि एग्जामिनर को भी इसमें बैठाए जा रहे हैं। तो यानी कि अब इसमें चीटिंग करने का पर्पस जो है, यानी कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से वो नहीं रह सकते, यानी कि टीचरों के दबाव में रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे, तो इसलिए इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, यहाँ पर ये बढ़ता है। तो अगर से ये आपसे सवाल किया जाता है कि यहाँ पर ये परमाणु आकार जो है यहाँ पर देखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, वो घटता है। जबकि यहाँ पर आवर्त में क्या हो जाएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तो यहाँ पर उसके आकार में अर्थात परमाणु त्रिज्या के मान में वहाँ पर क्या होता है, कमी आता है। तो जिससे उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है। एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर उसको नोट करेंगे, यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश को यहाँ पर हम जेफ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जेफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या दोनों को कह सकते हैं, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये लाइन आपको याद रखना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाली चीज है। ये देखेंगे, अब यहाँ पर ये देखेंगे, इसको समझेंगे। अगर से यहाँ पे परमाणु आकार बढ़ता है तो यहाँ पर ये जेफ मतलब यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर ये इसका मान यदि बढ़ता है तो परमाणु आकार का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि दूसरे के यहाँ पर 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा तो आपको हर जगह यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये था कुछ आज का बेसिक चीज़ें, और इसमें कुछ और चीज़ें आपको दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसको आप लोग इतना कंठस्थ करिए, याद करिए, और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।